छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ठेस इस पूरक पठन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फणीश्वर नाथ रेणु इस कथा के लेखक हैं। तो इस पाठ में, इस कथा में फणीश्वर नाथ रेणु ने कारीगरों और मजदूरों के होने वाले शोषण की ओर हमारा ध्यान जो है वह आकर्षित किया है। तो इनके शोषण का मुद्दा उन्होंने इस कहानी के माध्यम से उठाया है और ऐसे समाज में ये जो मजदूर और कारीगर है तो उन्हें न्याय दिलाने व उनकी भावनाओं का सम्मान करने का संदेश इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए जो शब्द हैं, नए शब्द, उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम देखेंगे मुहावरों का अर्थ। मुंह लाल होना यानी क्रोधित होना, ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना, फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना, मुंह लटकाना यानी निराश होना। यहाँ पर देखिए खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई लतरी दाल का जो आटा होता है उसे खेसारी का सत्तू कहा जाता है। पटेर की पाटी, तालाबों में उगने वाले सरकंडे की जाति के पौधों के पत्तों से बनी हुई चटाई जो होती है तो उसे पटेर की पाटी कहते हैं। मूंज की रस्सी, सरकंडे के छिलके, मूंज से बनी जो रस्सी होती है उसे यानी एक प्रकार का ये घास होता है और उससे बनी हुई रस्सी। मोथी घास, नागर मोथा एक घास जिसमें औषधि भी बनाई जाती है। कुछ धार्मिक कार्यों में उपयोगी एक घास, दर्भ। और बेगार यानी बिना मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम। चटोर यानी स्वाद लोलुप, तो जिसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ जो होता है उसे चटोर कहते हैं। मड़ैया यानी झोपड़ी। चिक यानी बाँस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, बाँस की काड़ियों से, तीलियों से बना हुआ पर्दा। बेपानी करना यानी बेइज्जत करना। नाखून से खाट कर यानी बहुत थोड़ा सा, जैसे कि नाखून खरोच कर जितना नाखून में बैठ जाए उतना ही यानी कम मात्रा में। तन्मयता यानी लगन। मुँहजोर यानी मुँहफट। झाला यानी तीखापन। अर्ध कपाली दर्द यानी आधे सिर में होने वाला दर्द जो होता है जिसे अंग्रेजी में माइग्रेन कहा जाता है। मोथी यानी एक प्रकार की घास। शीतल पाटी यानी चटाई। मूंज यानी एक प्रकार का तृण या घास। बेकाम यानी अनुपयोगी, बेकार। बेरंग यानी बिना टिकट लगा, तुरंत। तैनात यानी नियुक्त। तिल यानी मोटी सेक सलाई। कमानी लचीली एवं झुकाई हुई केली। धूरी खोटी। झप्पा यानी गुच्छा, सुतली आदि में लगाया जाने वाला फुन्ना जो होता है यानी एक प्रकार से कुंदन जो होता है उसे कहते हैं। मूंगिया, मूंग के आटे से बना पदार्थ। पाती यानी पंक्ति। लक्ष्य करना यानी ध्यान से देखना। कलेवा यानी सुबह का जलपान, नाश्ता। तमतमाकर यानी क्रोधित होकर। बतकुट्टी यानी बात काटने की क्रिया। अवाक, चकित, स्तब्ध। गम कौवा, सुगंधित। जर्दा, तंबाकू। जली भुनी रहना, नाराज रहना। मस्खरी, दिल लगी, चुहलबाजी। हनहनाता यानी बड़बड़ाता। कदर यानी इज्जत। झालर यानी लहरदार किनारी। बेजा यानी अनुचित। अछूता यानी जो न छुआ गया हो। अर्ध कपाली यानी आधे सिर में होने वाला दर्द। अब देखिए कुछ शब्दार्थ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। अवाक यानी निस्तब्ध। कलेवा यानी नाश्ता। खखोरना यानी नेनू को गर्म करने के बाद पात्र में बची हुई भूरे रंग की परत मठेवों से कहा जाता है। तो नीचे जो रह जाता है जो मक्खन जो है उसे गर्म करने के बाद फिर बाद में नीचे एक प्रकार का खरडन जिसे हम कहते हैं, खखोरन, तो वह बच जाता है। खुशामद यानी चापलूसी।
चटोर यानी खाने पीने में लालची, चिक यानी बाँस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, चेतावनी सजग करना, तैनात नियुक्त, नेनू यानी मक्खन, पगडंडी यानी पतला रास्ता, पटेर यानी जलाशयों में उत्पन्न होने वाला सरकंडे की जाति का पौधा जिसके पत्ते चटाई एवं टोकरी आदि बनाने के काम में आते हैं। पांति यानी पंक्ति, बतकुट्टी बिना उद्देश्य के की जाने वाली बहस, बेकाम यानी बिना काम का निकम्मा, बेगार यानी बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम, बेजा यानी अनुचित, मड़ैया यानी झोपड़ी, मुहजोर यानी लड़ाका, बदलगाम यानी जिसे कोई लगाम नहीं है, जो मुंह में जो आए वह बोलता जाता है। मूंज यानी एक प्रकार का तृण या घास, मोथी यानी एक प्रकार की घास, और शीतल पाटी यानी चटाई, मैट। तो और मुहावरे हम देखेंगे, यहाँ पर भी रिपीट हो सकते हैं। अवाक होना यानी चकित हो जाना, कलेजा धड़क उठना यानी भय या शंका से सांस तेज होना, कान न देना, ध्यान न देना, खुशामद करना, चापलूसी करना, जी छोटा करना, निराश होना, ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना, ठेस लगना यानी तिल मिला उठना, क्रोध में आना, दम मारना, आराम करना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, बेपानी करना, बेइज्जत करना, भोहे तन जाना, क्रोधित होना, मुंह लटकाना, निराश होना, मुंह लाल होना, क्रोधित होना, सिर चढ़ाना, किसी को बहुत अधिक महत्व देना, हाथ खोलकर बांटना, दरिया दिली दिखाना। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी के परिचय को। तो इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ, मृत्यु इनकी 1977 में हुई। हिंदी का कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो किसी क्षेत्र के बारे में, प्रांत के बारे में वह जब बताते हैं तो वहाँ की सभी जो बातें हैं तो वह उनकी लेखन में आ जाती है। प्रमुख कृति है मैलांचल, परती, परिकथा, जुलूस, यह उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, यह कथा संग्रह, रोन जल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि प्रसिद्ध है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। देखेंगे हम किस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कारीगरों के बारे में बताते हुए एक प्रकार से उनके स्वाभिमान को जब ठेस पहुँचती है तो क्या होता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो ये जो बात है, स्वाभिमान को ठेस पहुँचना या हृदय को ठेस पहुँचना, तो ये गरीब होने के बाद भी इस बात को वह सह नहीं सकते हैं। और फिर एक प्रकार से वह किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, ये भी यहाँ हम देखने वाले हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। तो देखिए, खेती बाड़ी का काम करना जो है तो वह सिरचन के बस की बात नहीं है, तो उसे उस काम के लिए उसे गिना नहीं जाता, क्योंकि वह उस काम को ठीक से कर ही नहीं सकता है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल
तौलकर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो देखिए, जैसे खेती के काम के लिए अगर उसे बुलाया जाए तो वह एक प्रकार से बहुत ढिलाई दिखाता है और देर से पहुंचेगा, और उसके बाद उसे उसकी मजदूरी देना, यानी मुफ्त में कोई मजदूरी देना चाहता है, उसे बिना काम के पैसे देना चाहता है तो ही उसे उस काम के लिए बुलाया जाए, ऐसा यहाँ लेखक का कहना था। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। मड़ैया यानी झोपड़ी के पास। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। देखिए, उसे खुश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि एक प्रकार से उसकी उन्हें ज़रूरत तब थी। तो अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। तो देखिए, इस प्रकार से चटाई बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए बांस के, तो लोग जो हैं तो उसकी खुशामद करते थे, क्योंकि यह जो कला है तो उसी के हाथ से यह अच्छे से हो जाती थी। यानी जो भी वह बनाता था वह बहुत ही लाजवाब हुआ करता था। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी देखिए, भोग यानी भगवान के सामने हम जिस प्रकार से नैवेद्य रखते हैं, भोग रखते हैं, तो यहाँ पर भी वह यही कहता है, ये लेखक कहते हैं कि अगर उसे किसी काम के लिए बुलाना है तो उससे पहले भोग क्या लगेगा, यानी उसे खाने के लिए क्या दिया जाएगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठा था कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी यानी बेइज्जत कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो देखिए, इस प्रकार से उन्हें इसने बेइज्जत कर दिया था, ये सब कुछ कहकर, कि जैसे नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, यानी सब्जी जो है वह नाखून से काटकर, यानी बहुत ही कम मात्रा में, जैसे नाखून में जितनी बैठ जाए उतनी ही जैसे वह देती है, यानी इस प्रकार से कंजूसी वह करती है। और जैसे कि कढ़ी भी बनाती है, तो जैसे इमली जो है, यानी कढ़ी जो है वह दही से बनाई जाती है, लेकिन वह उससे न बनाते हुए जैसे उसमें जो इमली डालकर, यानी एक प्रकार से बचत करते हुए यह कढ़ी बनाई जाती है। तो ये जो कंजूसी की बात है यहाँ पर, वह उनमें जो कंजूसीपन है पंचानन चौधरी के घर में, तो यह बात वह सामने इस प्रकार से बोलकर लाता है। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, यानी खीर भेजी है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाठी के लिए। सिरचन अपनी पनी आई जीभ को संभाल कर हंसता। तो देखिए, जैसे ही सिरचन जो है, सिरचन को बुलाने के लिए माँ से लेखक पूछ लेते कि उसे बुलाना है तो उसे क्या क्या खिलाया जाएगा। सिरचन को देखते ही माँ खुश होकर कहती थी,
सिरचन आओ आज नेनू मथ रही, नेनू यानी मक्खन मथ रही हूँ, और तुमको ये खखोरन यानी मक्खन जो है वह एक प्रकार से उसे गर्म करने के बाद नीचे जो कुछ बचता है, तो ये जो खकोरन है वह उसे, घी की खकोरन वह उसे बहुत ही पसंद आती हैं, और उसके साथ चिवड़ा भी सिरचन को बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस बात को माँ जानती थी, और इसीलिए ये उसकी पसंद की जो खाने की चीज़ें हैं वह जब भी आता था उसके सामने रखी जाती थी। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई यानी एक प्रकार से इन चीज़ों का नाम सुनने के बाद उसके मुंह में पानी आता था, और उस प्रकार से उस जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो देखिए वह भी क्या कहता है कि इस घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी जैसे कि उसे बहुत काम जो है वह उसके पीछे हैं, ऐसा यानी बहुत काम में वह बिज़ी है, यह बात यहाँ पर वह कहता है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है, ढंग को यानी तरीके को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह, गेहूं यानी गेहूं के रंग के सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँह चोर है काम चोर नहीं। तो देखिए इस प्रकार से अगर उसे कोई डिस्टर्ब करता है, उसके काम में कोई विघ्न डालता है, तो इस बात को वह सह नहीं सकता है। अपनी तन्मयता से वह काम करता है, और ऐसे में कोई बाधा डालता है तो वह चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और फिर वह काम छोड़कर निकल जाता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, तो देखिए उसे मजदूरी भी कोई नहीं देता था, खाली पेट भर भात उसे खिला देता था और उस पर वह काम कर देता था। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी छाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी उसे कोई उल्टा सीधा बोले तो इस बात को वह सह नहीं सकता था। यानी लेखक ने जो देखा था, उसका निरीक्षण जो किया था, तो लेखक को ये बात समझ में आई थी कि एक प्रकार से लोग तो समझते थे वह खाने के लिए ही इस प्रकार के बहाने बनाता है, लेकिन लेखक और लेखक की माँ उसे पूरी तरह से समझते थे, और उन्होंने यही इस निष्कर्ष पर वह पहुँचे थे कि वह जो है तो वह खाने का लालच उसके मन में नहीं था। कोई उसे उल्टा सीधा बोले तो वह नाराज़ हो जाता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। तो देखिए इस प्रकार से लोग ऐसा भी समझते थे कि अगर उसे खाने में कुछ कमी हो जाए, खाने पीने में, तो इस प्रकार से आधा अधूरा काम छोड़कर वह चला जाता था, सिर दुखने का बहाना बनाकर, और फिर बाद में किसी दिन आकर पूरा करूँगा यह कहता था, लेकिन उसका यह कहना यानी वह अब कभी आने वाला नहीं है, वह काम आधा अधूरा छोड़कर ही निकल जाने वाला है।
मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं कर जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो देखिए इस प्रकार से यानी ये जो कारीगर हैं इनके कला को अब महत्व नहीं दिया जा रहा है और उन्हें उसका मेहनताना जो है, परिश्रम का जो मुबदला है वह भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि उन्हें खाली भरपेट खाना खिलाकर या पुराना कपड़ा देकर उनकी विदाई कर दी जाती है, उन्हें विदा किया जाता है। तो ये गलत बात है। तो उनकी मेहनत का उन्हें जो मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। तो उन्हें ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो ये कलाकार जो है तो अपनी कला को धीरे धीरे एक प्रकार से अपने काम से हटा देंगे और फिर ये कला जो है उसे हम जीवित नहीं रख पाएंगे। तो उसे हमें जिंदा रखना है तो इन कलाकारों के कला की कदर हमें करनी चाहिए और उन्हें उनकी परिश्रम का उचित ऐसा मुबदला भी हमें देना चाहिए। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? वह तुम्हारी माँ ही कह सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो देखिए इस प्रकार से जब उनका शोषण होता है तो इस अन्याय को जो है सिरचन जानता था और उस पर एक प्रकार से वह अपने विचार जो है वह भी व्यक्त करता था कि खाली खिला पिला कर इतना बड़ा जो काम है वह उससे करवा लिया जाता था। तो ये उसे एक प्रकार से पसंद नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण मजबूरी के कारण इन कलाकारों को, इन कारीगरों को, मजदूरों को इस प्रकार के शोषण का जो है तो शोषण को उन्हें नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए तो कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू? तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने, काम पर लगा दिया था माँ ने। देखो सिरचनी, क्योंकि उनकी बेटी जो है मानू वह ससुराल जाने वाली थी और उसके ससुराल वालों ने मांग की थी कि उससे फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना उसे ससुराल न भेजा जाए और इसलिए मानू की माँ ने जो है सिरचन को बुला लिया था और काम पर तैनात किया था। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए।
जैसी पतली छुरी के पास की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लग बैठा, यानी पर्दा बनाने के लिए वह बैठ गया। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। तो मंझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती लेने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो देखिए, इस प्रकार से जो ताना है वह यहाँ पर उस पर कसा गया है मंझली भाभी के द्वारा। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तो देखिए, यहाँ पर सिरचन ने जो वह काम में मन लगाकर दिल से यह काम जो कर रहा था तो वह धोती के लिए कर रहा है, ऐसा जो मंझली भाभी ने ताना उस पर कसा था तो उसे एक प्रकार से यह बात जो है बुरी लगी थी और उसने यह स्पष्ट भी कर दिया था कि वह इसके लिए यह काम नहीं कर रहा है। तो मानो दीदी जो है वह काकी की सबसे छोटी बेटी है। वह काकी को यानी लेखक की माँ को बहुत मानता था और उनकी वह छोटी बेटी थी मानू दीदी, और मानू दीदी का दूल्हा जो है वह अफसर और बड़ा आदमी है। तो एक प्रकार से इंसानियत के नाते वह यह काम जो है लगन के साथ मन लगाकर कर रहा था, ये यहाँ पर उसने स्पष्ट कर दिया था। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू? बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना? तो देखिए, तो चाची जो है लेखक की चाची, तो वह भी एक प्रकार से उसे ताना कसने में पीछे नहीं हटी थी। तो उसने कहा था कि मोहर छाप वाली धोती के लिए नहीं बल्कि लड्डू के लिए जो है वह इस प्रकार से मन लगाकर काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा यानी नाश्ता किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़, यानी चिवड़ा और गुड़ ही उसको दिया गया था नाश्ते में। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? यानी अपनी बहू को वह उसने कहा कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता, यानी उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। यानी एक प्रकार का गुस्सा उसके मन में उभर आया था। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही थी। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने, तो देखिए, माँ ने जैसे ही कहा तो मंझली भाभी जो है यानी लेखक की भाभी और लेखक के माँ की जो मंझली बहू है, तो उन्होंने मुट्ठी भर बूंदी जो है वह सूप में फेंक कर वह चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहू रानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा,
मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। तो देखिए इस प्रकार से उसे भी कोई उल्टी सीधी बात कहता था और इसलिए वह भी दूसरों से इसी प्रकार की बात करता था, उन्हें भी उल्टा सीधा वह बोल देता था। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। तो देखिए यह जो बात है, किसी के मायके की बात करना और उससे भला बुरा कहना, तो एक प्रकार से उसे इसके कारण बेइज्जत करना, तो ये बात जो गलत है। तो इसी के कारण ये बात उन्हें भी यानी लेखक की माँ को भी अच्छी नहीं लगी। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है, यानी लाडली बहू है। माँ तमक कर यानी गुस्से से बाहर आई। सिचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। यानी इस प्रकार से बिना उद्देश्य की बात या बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बड़ा बीड़ा सिचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो, यानी किसी की बात पर ध्यान मत दो। तो 5 तरह के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और इसी के कारण सब अपनी अपनी तरह से कुछ भी आपको ताने कसेगा या कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, तो आप उस पर ध्यान मत दो, ऐसा मानू दीदी का कहना था। सिचन ने मुस्कुराकर पान का पीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल ही रही थी, सिचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। सिचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। तो देखिए वह भी इस प्रकार से सिचन भी चाची को अपनी ओर देखते हुए, उससे न डरते हुए उल्टा उसे कहता है कि आपके डिब्बी में से जो तंबाकू है, जर्दा यानी गम कौवा ब्रांड का जो तंबाकू है, तो उसे वह खिला दे, इस प्रकार की मांग वह करता है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा ज़्यादा खाते हो। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। यानी लेखक को मालूम था, होने लगा था कि अब क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर सिचन को नाराज़ करेंगे तो वह काम आधा अधूरा छोड़कर चला जाएगा। यह डर जो लेखक के मन में था और इसीलिए लेखक को लग रहा था कि जैसे अब यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस सिचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हाँ, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, यानी उसकी जो थैली है उसमें रख दिया। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से गुस्सा होता हुआ वह बाहर चला गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है,
इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक जो हैं उसे मनाने के लिए आए थे, लेकिन शेरचंद जो है वह गुस्से में था और वह कहता है कि किस प्रकार की उसकी मजबूरी थी। तो मोहर छाप वाली धोती के लिए वह यह काम नहीं कर रहा था। तो एक प्रकार से उसकी पत्नी जो है वह मर चुकी थी, उसके बाल बच्चे भी उसे नहीं थे, वह भी चले गए थे और वह अकेला रह गया था। और अपनी पत्नी के प्रति उसके मन में जो है वह प्रेम भी यहाँ पर दर्शाया है। तो जैसे कि एक फटी हुई शीतल पाटी, यानी खुद कारीगर होकर भी उसने अपने लिए बाद में शीतल पाटी नहीं बनाई, तो अपनी पत्नी की बनाई हुई शीतल पाटी जो है वही वह इस्तेमाल कर रहा था। वह अब फट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसे फेंकने के लिए तैयार नहीं था, उसी का इस्तेमाल वह कर रहा था। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। तो देखिए क्या कहता है वह, अब यह काम नहीं करूँगा। तो देखिए एक प्रकार से उसके मन में एक गुस्सा जो है वह उभर कर आ रहा था इस लोगों के व्यवहार के कारण। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। तो देखिए लेखक ने भी जान लिया कि अब उसके दिल में ठेस लगी है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। वही बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही हैं अपने साथ। मन ही मन शेरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए शेरचंद पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। शेरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। शेरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर शेरचंद ने हल्काते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मालूम मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। शेरचंद ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मालूम फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो देखिए एक प्रकार से वह काम तो अधूरा छोड़कर चला गया था, लेकिन मानू दीदी को वह अपनी बहन मानता था और इसीलिए जो आधा अधूरा काम वह छोड़कर गया था उसे अपने घर में बैठकर उसने पूरा किया था। और फिर से उसने जो जो चीज़ें मानू दीदी को देने का निश्चय हुआ था वह चीज़ें लाकर प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर आकर उसने उसे उन चीज़ों को एक प्रकार से गिफ्ट में, पारितोषिक के रूप में, बख्शिश के रूप में दे दिया था। तो इससे यहाँ पर ये ही स्पष्ट होता है कि गरीब होने के बावजूद भी तो ये कारीगर जो है, गरीब लोग जो हैं, उनमें इंसानियत अभी भी जागरूक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको और कुछ स्वाध्याय के लिए सवाल भी दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले लघु उद्योगों की जानकारी रेडियो दूरदर्शन पर सुनिए और उसके मुख्य मुद्दों को लिखने के लिए आपको कहा गया है। यहाँ आपकी तथा परिवार के किसी बड़े सदस्य की दिनचर्या की तुलना कीजिए तथा समानता एवं अंतर बताइए। यानी जैसे कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे दादाजी हैं या दादी जी हैं या जैसे माता पिता हैं, तो उनसे आप तुलना कर सकते हैं। वे कब उठते हैं, आप कब उठते हैं, वे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो इस प्रकार से तुलना करते हुए फिर पूरा आपका दिन भर का जो कार्यक्रम है उनका आपका तो यह बताना है और उनमें साम्य क्या है, समानता क्या है और अंतर यानी फ़र्क क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, देश की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी के इस विचारों से संबंधित कोई लेख पढ़िए तथा इस पर स्वमत प्रस्तुत कीजिए। तो इस पर जो हैं स्वाध्याय के लिए सवाल आपको आगे दिए जाएंगे और उसके साथ साथ उनके जवाबों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये जवाब जो है वह देखकर नहीं लिखने हैं, तो आपको अपने मन से लिखने हैं। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। ये भी सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए, उपयोजित लेखन में आपको दिया गया है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। और यहाँ व्याकरण पर आपको सवाल दिया गया है। कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अली घर से बाहर चला जाता है, इसे सामान्य भूतकाल में आपको परिवर्तित करना है। तो ये सभी जो इसके आगे सूचना दी है उसके अनुसार उसे आपको परिवर्तित करते हुए बदल कर आपको लिखने हैं। और यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। यानी देखिए, यहाँ पर ये जो वाक्य है इसका काल कौन सा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखिए, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा था। तो जा रहा था यानी कौन से काल का वाक्य है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको देखिए आगे दिया गया है आपको और सामान्य वर्तमान काल, यानी ये ऊपर का ये जो वाक्य है इसी को आपको सामान्य वर्तमान काल में यहाँ पर लिखना है। बाद में सामान्य भविष्य काल में इसी वाक्य को लिखना है। यानी ये क्रिया को आपको परिवर्तित करना है। नियम आपके पास है, उसे सामने रखना है और फिर उन्हें परिवर्तित करते हुए आपको लिखना है। ये पूरे जो है पूर्ण भविष्य काल तक ये वाक्य आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और आगे आपको स्वाध्याय दिया जाएगा और स्वाध्याय के साथ साथ यानी प्रश्नों के साथ साथ ये उसके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। उस पर भी आपको सोचना है और ख़ुद अपने मन से लिखना है। यहाँ पर शब्दार्थ जो दिए हैं उनको भी अपनी कॉपी में आपको मुहावरे शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखकर रखना है।